Hello everyone and welcome to my channel Biology at Fingertips. My name is अंशिका श्रीवास्तव. कैसे हो आप सब? कैसी लगी आपको मेरी पहली वीडियो? टॉपिक था एस्टिवेशन, चैप्टर मॉर्फोलॉजी का. और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाइए उसे देख के आइए, या फिर लेट्स बिगिन विद दिस. ओके, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस का एक टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है, डेट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग. ओके, सो उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं. जो मुझे बात करनी थी आपसे वो कुछ इस तरह की है कि यार, क्या आप जानते हो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से थ्योरी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कॉन्सेप्चुअल है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है या टॉपिक है. इस सब के लिए आप चाहो तो मैं आपको एक लिस्ट बना के दे सकती हूँ जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और नेक्स्ट लिस्ट होगी जिसमें रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर होंगे, और उसका फिर लिस्ट होगा जिसमें होंगे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर. वैसे अगर आप ड्रॉपर हो तो अभी तक तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आपको कोई भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर सकते हो कि यस दी आई वांट दिस, और उसके बाद आगे आपको जो भी चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हो. अब हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं. आर यू रेडी? तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, और चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि आपकी क्लास 11 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है. पहले सेकंड था क्योंकि पहले डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन भी था हमारे सिलेबस में, बट अब उसे हटा दिया गया है. लेट्स बिगिन विद दिस. इसका टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग. बच्चों, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि ब्रीदिंग क्या होता है. जब भी हम ब्रीदिंग वर्ड सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सांस लेने से रिलेटेड कुछ है. यस, ये वैसा ही कुछ है, सब जानते हैं, इसका कॉमन डेफिनेशन तो सबको पता होगा. स्टिल मैं एक बार और बताती हूँ आपको कि ब्रीदिंग का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू द लंग्स, या फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेरिक एयर. और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही मेनली इन्वॉल्व होता है. कुछ बेसिक फैक्टर के बेसिस पे ये एक्सचेंज होता है. ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी. तो चलिए आज के इस पहले टॉपिक की, प्यारे प्यारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं. अभी हम कुछ देर में ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेसिक फैक्टर्स लगते हैं, बट उससे पहले क्या आपने रेस्पिरेशन वर्ड का नाम सुना है? रेस्पिरेशन. बच्चा, रेस्पिरेशन मतलब होता है कि ये ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी ऑब्टेन करके अपने बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करते हैं. ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है. ठीक है, और ये प्रोसेस कैसे आया? ये प्रोसेस है रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और ये दोनों के इक्वेशन जस्ट अपोजिट होते हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. ठीक है, ब्रीदिंग वर्ड किधर से आया? ये पार्ट है इस रेस्पिरेशन का, ये इस रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है. आपके बुक में दिया होगा कि रेस्पिरेशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप ही हमारा ब्रीदिंग होता है. हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, दैट इज़ ब्रीदिंग. जब ब्रीदिंग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया. उस ब्रीदिंग के 2 सब स्टेजेस होते हैं. पहला होता है इंस्पिरेशन, जिसके थ्रू एयर इनहेल इन होता है, और या तो एक ऐसा कंडीशन जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर का एयर ड्रॉन इन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर आता है. और दूसरा होता है एक्सपायरेशन, जिसके थ्रू एयर एक्सेल आउट होता है, या एल्वियोलर एयर जो होता है वो रिलीज्ड आउट होता है इन द एटमॉस्फेयर. ओके, लेट्स बिगिन विद द इंस्पिरेशन प्रोसेस. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों प्रोसेस को करने के लिए हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मेंटेन होना चाहिए. बट हमारा लंग्स तो थोरेसिक चैम्बर में है यार, एयर टाइट चैम्बर होता है. कोई भी चेंज हमारे थोरेसिक कैविटी में आएगी वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है हमारे पल्मोनरी कैविटी में. ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रेशर और वॉल्यूम का मेंटेनेंस. हमको पता है कि चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है. ठीक है, तो हमको अगर एयर को अंदर लाना है अपने बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी का प्रेशर जो होना चाहिए, बेसिकली लंग्स का प्रेशर,
वो एटमॉस्फेयर से कम होना चाहिए, तभी एयर जो है वो अंदर आ पाएगी। और एक्सहेलेशन करने के लिए हमें अपने लंग्स का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो एयर है हमारी बॉडी से बाहर जा सके, ठीक है। तो अब हम बिगिन करते हैं अपना टॉपिक इंस्पिरेशन। तो हमें पता चल गया कि ब्रीदिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिक फैक्टर प्रेशर होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, राइट। इतना तो आपको पता ही होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। फिर भी अगर नहीं पता तो मैंने एक बार बता दिया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक इंस्पिरेशन की। So, inspiration is the process by which the atmospheric air enter into the lungs। ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया आपके एनसीईआरटी का। अभी आप बोलोगे तो मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखा दूँगी, जिसका डायग्राम अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब भी ये होता है, ठीक है। और बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम के मेंटेनेंस के साथ साथ दो मसल होते हैं हमारी बॉडी की, एक डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो हेल्प करते हैं इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। तो जब भी डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और किस एक्सेस में इंक्रीज़ होती है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस में। और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। देखो यहाँ से एयर अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है थोरेसिक कैविटी का। और रिब्स और स्टर्नम जो हैं वो लिफ्ट अप हो जाते हैं, ऊपर की तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके थ्रू हमारा एटमॉस्फेरिक एयर इस ग्रेडियंट के वजह से एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ आ जाता है, ठीक है। चलिए अब एक्सपिरेशन के बारे में बात करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग एक्सपायरेशन, हमने अभी देखा कि बेसिकली डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ओवरऑल हमारा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ ही हो रहा था। तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। सो या प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में आएगा। सो यही रीज़न है कि हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज़ के वजह से हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर से एयर जो होता है, जो बेसिक गैसेस होते हैं, वो हमारे लंग्स में आने लगता है। इसी को इंस्पिरेशन कहते हैं। अब हम आगे चल सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होता होगा यार, रिलैक्सेशन हो जाता होगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते होंगे। और रिब्स और स्टर्नल भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते होंगे। कब होता होगा, जब हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा और हमारी वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगी। तो चलिए एक्सपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपायरेशन, सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। वैसे तुम्हें पता ही है बेसिक डेफिनेशन कि एयर का एक्सेल आउट होना, द प्रोसेस बाय विच एल्वियोलर एयर इज़ एक्सेल आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। एंड ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, डेट मीन्स नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ये प्रोसेस हम आराम से कर सकते हैं बिना एनर्जी लगाए। दूसरा, इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा दोनों का, किसका किसका, डायफ्राम का भी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, थोरेसिक जो भी वॉल्यूम होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से, और हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एयर जो होगा वो एक्सेल आउट हो जाएगा। ये था हमारा एक्सपिरेशन प्रोसेस। ये देखो वही सेम डायग्राम, रफ बट ठीक ठाक डायग्राम। तो बच्चा आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस डायग्राम में जो प्रीवियस डायग्राम हमने बनाया था इंस्पिरेशन के टाइम, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एरो शो किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उस प्रोसेस का अपोजिट ही तो हो रहा है ना, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो रहे हैं और रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहे हैं और एयर जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक्सेल होना या रिलीज़ होना या फिर उसको रिपल्शन करना, एक्सपल्शन करना, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया, बट स्टिल अगर कोई नोटिस ना कर पाए इस बात को तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो। और यार प्लीज़ बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो ये था हमारा, कुछ इस तरह से था हमारा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें दो प्रोसेस थे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब
अब यार जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ की वजह से कितना ज़्यादा फेमस हो जाता है और ह्यूमन के बारे में कितना सब कुछ जानना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे हायर स्टडीज़ में एमबीबीएस में या फिर 12th क्लास में कुछ ह्यूमन की फिजियोलॉजी भी दी रखी है, साथ साथ प्लांट की भी दे रखी है, वो भी हम पढ़ेंगे। बट ह्यूमन फिजियोलॉजी भी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि हम अपने बारे में पढ़ रहे होते हैं। सो या ह्यूमन बींग्स को नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के अलावा उनके पास कुछ एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, जिसके लिए इवॉल्व होते हैं कुछ मसल जिनका नाम है एब्डोमिनल मसल, जो कि हमारे इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब बेसिकली जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो सब में होता है। तो एक ह्यूमन बीइंग में पर मिनट 12 to 16 टाइम्स ये ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मतलब ब्रीथ कर सकता है 12 से 16 टाइम एक मिनट में, ठीक है। जैसे हार्ट बीट हमारी होती है ना 70 to 72 टाइम्स, वैसे ही ब्रीदिंग रेट होती है 12 to 16 टाइम्स। और हमारे पल्मोनरी फंक्शन का क्लिनिकल असेसमेंट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये ब्रीदिंग के जो भी पल्मोनरी फंक्शंस होते हैं उसको मेज़र करते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का टॉपिक, जो कि कंप्लीट हो गया बहुत ही कम टाइम में। अगर ज़्यादा भी हुआ हो तो यार तुम 1.5x भी देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन दबाएं, लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं होने चाहिए, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।